दोस्तों स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जमकर डटे होंगे, क्योंकि अब आपकी इंतजार की घड़ी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। मात्र 15 से 17 दिनों में आपकी एग्जाम होने वाली है और उम्मीद भी करते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा और आपने पढ़ भी लिया होगा, आपका बेहतर एग्जाम जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 50 पीवाई की क्वेश्चन को लेकर आए हैं और देखते हैं कि आपका कितना इसमें सही हो रहा है। ये ओनली पीवाई की क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें जितना भी वीआई क्वेश्चन को हमने उठाया है, आप उम्मीद करते हैं एक बार जब देखेंगे तो आप बेशक इसे पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है क्वेश्चन बैंक को और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस किया कीजिए और सेट मारने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर का सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट मारिए। तो यह जो वीडियो है आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का है, पीवाई की। इसमें देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इतना सही आपका 50 में, और इसका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आंसर गलत नहीं होने वाला है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो आपका समय स्टार्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी वस्तु की जो है वास्तविक गहराई क्या होती है, कम दिखाई पड़ती है। आप लोग देखते होइएगा गर्मी के मौसम में रोड पे पानी नजर आता रहता है, तो उसका भी रीजन वही है। इसका भी और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे पानी में जो होती है मछली, वह वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता रहता है, जबकि उतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, इसे ही बोलते हैं बीओटी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? बीओटी यूनिट। अब बीओटी यूनिट का फुल फॉर्म होता क्या है? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीओटी यूनिट का मान होता है, यानी फुल फॉर्म। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताया कि बीओटी यूनिट यानी 1 यूनिट का मान कितना होता है। तो ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा था लगभग, तो ध्यान रखिएगा। इनका जो मान होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, अर्थात 3.6 गुने 10⁻6 जूल होती है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा या एक KWH, जिसको बोलते हैं किलोवाट यूनिट विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, या बीओटी यूनिट, इन सभी का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण क्या हो सकता है? अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव केवल उत्तल दर्पण की होती है। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों का जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। क्या इसी को बोलते हैं? दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में ना तो नाइट्रोजन गैस, वायु तो भरा जाता है, लेकिन कौन सी वायु? तो निष्क्रिय गैस, अर्थात नोबेल गैस, जिसका नाम है आर्गन गैस। तो विद्युत बल्ब में जो है वह आर्गन गैस भरी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसकी कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की। जबकि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब आप देखते होइएगा 110 वोल्ट जो है 100 वाट का बल्ब होता है ललका वाला, वह टंगस्टन का बना होता है। उसका जो पतला सा तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, दोनों में से आप तैयार करके रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? किस क्रम को बोलते हैं? श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, जो वोल्ट मीटर होता है उसको जोड़ते हैं समांतर क्रम, अर्थात
पैरेलल क्रम में, किस क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल क्रम में जो रहता है वोल्ट मीटर को, जबकि एम्पियर जो मीटर होता है क्या होता है, एम्पियर मीटर, उस एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज क्रम में अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं किसमें, तो समांतर क्रम अथवा पैरेलल क्रम, जबकि एम्पियर मीटर को क्या मानते हैं, सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड तक किसी वस्तु का जो है देखने की क्षमता होती है, जब फर्स्ट बार कोई व्यक्ति देखती है तब। अब नेक्स्ट प्रश्न कहती है, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन अथवा एम, तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह v/u होती है, क्या होती है, v/u। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में, श्वेत प्रकाश के जो वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का जो विचलन है वह अधिक होता है, मूवमेंट यानी झुकता कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब स्पेक्ट्रम यहां से जब बनता है ऐसे करके स्पेक्ट्रम 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में, तो सबसे अधिक जो होता है वह झुकाव वह किसका होता है, बैगनी रंग का। अब देखते होइएगा जब इस प्रकार का कोई प्रिज्म, इस प्रकार का कोई प्रिज्म है और जब श्वेत प्रकाश से क्या होता है गुजरती है तो ऐसे एक रंगीन पट्टी बनती है और यहाँ 7 रंग बढ़ जाती है, ऐसे 7 रंगों में, तो जो सबसे नीचे का होता है वह क्या होता है, बैगनी रंग का, ठीक है, बैगनी, तो यही तो उसका झुकाव है। और पूछेगा सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल का, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का, और सबसे कम किसका होता है तरंग दैर्घ्य, तो बैगनी का। बस यही क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न करा आगे, विद्युत आवेश का समात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो समात्रक होता है वह कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक और विभव का, ओम होता है प्रतिरोध का, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, और जूल होता है उष्मा का, कार्य का, उष्मा का, कार्य का, और ऊर्जा का, उष्मा, ऊर्जा, कार्य, इन तीनों का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। जबकि क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो वो कूलॉम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वोल्ट मीटर, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर विभव का, और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, उसके बाद विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल है एनर्जी वो होता है वोल्ट का, और फिर समझ कर। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो बनता है उसको बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, किसका, नरम लोहा का। ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, उसे बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थाई चुंबक, क्या, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको कि विद्युत चुंबक के लिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के लिए नरम लोहा का, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब कहता है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक, सबसे न्यूनतम इसका होता है कम, न्यूनतम इसका होता है कम, तो प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होता है। ध्यान रखिएगा कि निर्वात है, जल है, वायु है और कांच है, इन सभी जगहों पे सबसे कम होती है कांच में, और पूछा जाएगा कि सबसे अधिक होता कहाँ है, निर्वात में, कहाँ होता है, सबसे अधिक निर्वात में, और सबसे कम क्या होती है, कांच में, और निर्वात के बाद होता है वायु में, और वायु के बाद होती है जल में। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा गौर से देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तो वीडियो में आपका एक व्यक्ति नहीं, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव तो 50 है, लेकिन 50 क्या, इसमें 100 व्यक्ति से भी ज्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन था कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कब होता है, किसमें, तो कांच में होता है सबसे कम, निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात के बाद होता है वायु में, वायु के बाद होता है जल में, और उसके बाद कांच में, ठीक है। निर्वात कितना होता है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये उसका स्पीड है चाल का। अब नेक्स्ट आता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी आकाश को देखता है तो उसे नीला दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ता है, सॉरी नीला नहीं, काला, कैसे दिखाई पड़ता है, काला। जबकि वो पृथ्वी को देखता है तो उसे कैसे दिखाई पड़ता है, नीला। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी का रंग दिखता है तो नीला, जबकि आकाश को देखने पर क्या होता है, काला। नीला क्यों दिखता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक
जल होने के कारण क्या होता है, इसका जो रंग है वह नीला देता है, क्योंकि पता है आपको कि पृथ्वी पर 71% क्या होती है, जल होती है। कितना परसेंट, 71%। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप बनाते हो तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ा कीजिए, एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़िए उसको, जब समझ में ना आए तब। तो इनमें पूछा है कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, वी आई, वी स्क्वायर आई आर, आई स्क्वायर आर और आई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर क्या होगा, आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर है जो पावर को दिखाता नहीं है, जबकि जितना इसमें फॉर्मूला है वह विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, दिखाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस, अर्थात फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य देखने वाला लेंस कौन सा होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है उत्तल, और इसका आंसर यह है लेंस। ठीक है, जबकि दर्पण का प्रयोग होता है क्या होता है, हमेशा उत्तल लेंस का। ठीक है, क्योंकि लेंस से क्या होता है, हम किसी वस्तु को आर पार देखते हैं, जबकि दर्पण से एक साइड की वस्तु को देखो जा सकते हैं, दूसरे तरफ देखने की क्षमता उसमें नहीं होती है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में किसी परिपथ में जो प्रवाहित आवेश है उसे ही तो क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर आपसे पूछ जाएगा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो क्या बोलेगा कि प्रति इकाई समय में किसी परिपथ से जितनी धारा का क्या होगा, जितनी आवेश का प्रवाह होगा वही कहलाएगा विद्युत धारा। अर्थात आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई टी होता है। क्या होता है, क्यू बाई टी, जहाँ क्यू से क्या होता है आवेश और टी फॉर टाइम, आई फॉर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट प्रश्न है तो विद्युत आवेश का क्या होगा फॉर्मूला, विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो ये जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, जल में जो घुलनशील भस्म है वह क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वह 10.5 होता है। नीचे ऑप्शन में वो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ ले देता हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। कितना होता है, 10। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन पे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडा एस किसे कहा जाता है। सोडा एस, तो सोडा एस Na2CO3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, Na2CO3 का। सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त है पीरियड है उसमें टोटल कितने तत्वों की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के जो पहले आवर्त है उसमें टोटल दो ही तत्व को रखा गया है। ठीक है, कितना को, 2 तत्व को ही रखा गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है आयोडीन को निम्न में किस द्रव में से घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। आयोडीन को किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसका ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, ईथर और CCl4 उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन है एथिल एल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा आयोडीन को टिंचर आयोडीन बनाने के लिए एथिल एल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ उसे मिला दिया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब जो नीचे आपको तत्व दिया गया है, तत्व है उसका संकेत दिया गया है, तो इनमें किस तत्वों की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसके पास होती है। तो ऑप्शन है SI फॉर सिलिकॉन। SI फॉर क्या होता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का होता है 14, एल्युमिनियम का होता है 13, फास्फोरस का होता है 15 और NS होता है 11 यानी सोडियम 11। अब देखिए बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़े होंगे 2n², 9th में ही पढ़ना पड़ता है 2n²। अब पहला क्या है
14। अब तोड़ेंगे इसको तो 2 8 4, ठीक है। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3, 15 है तो 2 8 5, और सोडियम का 2 11 है तो 2 8 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 8 4 है, 2 8 3 है, 2 8 1 है, 2 8 5 है। तो सबसे लास्ट में क्या, सबसे अधिक किसमें, 5 वाला में है। तो 5 किसका है भाई, फास्फोरस का। किसका है, फास्फोरस का, जिसका 15 होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि निम्न में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो फास्फोरस के पास लास्ट में कितना होता है, 5 होता है। अब बताइए, तब पूछा जाएगा कि फास्फोरस को ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो भाई ऑक्टेन, ऑक्टेन किसको बोलते हैं, देखिए जितने भी तत्व है ना, सब चाहता है कि नोबेल गैस की तरह अपना अष्टक पूरा कर ले। तो उसके नजदीक में जो भी नोबेल गैस होते हैं वह उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब देखिए कि आर्गन होता है 18 नंबर और इसका है 15, और जो नियॉन होता है उसका होता है 10। तो अगर 15 में से हम 5 घटाते हैं तब बनता है नियॉन, और अगर फास्फोरस में 15 यानी 15 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा आर्गन के जैसा। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस जो है वह हमेशा अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और वह आर्गन की तरफ बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है क्या कहलाता है। तो केवल सोना ही एक ऐसा तत्व है, सोना का यहाँ पर संकेत लिया गया है एयू। एयू एक लैटिन नेम से लिया गया है क्योंकि इसका अर्थ होता है औरम। क्या होता है, औरम। तो औरम का जो लैटिन संकेत है वह एयू है, और एयू यहाँ सोना के लिए प्रयुक्त है। तो सोना ही एक ऐसा तत्व है जो केवल अम्लराज में घुलता है, बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो अम्लराज में घुलता है। नेक्स्ट है अब, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा ना कि धातु, ठीक है। तो कमरे के ताप पर कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में रहती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है, तो पारा या मरकरी, पारा या मरकरी। ब्रोमीन को बोलते हैं Br और पारा को बोलते हैं Hg, कैपिटल S स्मॉल g, ठीक है। तो ये होता है पारा का संकेत। तो अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पारा या मरकरी, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा धातु के भौतिक रासायनिक गुण बहुत सारे पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि धातु जो है वह अधिकतर होता है ठोस रूप में। किस रूप में, ठोस। जबकि अधातु होती है अधिकतर किस रूप में, गैस के रूप में, ठीक है। और यही दोनों का एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता होती कितनी है। ऑप्शन 1 0 2 3। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि संयोजकता होता क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन तत्व है जिसका संख्या होता है 8। क्या होता है, 8। और इससे जब टूटते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये टूटता है 2,8 में, 2,6 में, सॉरी 2,6 में। अब देखिए इसको चाहिए अपना ऑक्टेन पूरा करने का, ये भी चाहता कि हम किसी से ले करके या किसी को दे करके, ठीक है, उसके नजदीक का जो भी नोबेल गैस है उसके जरा बन जाए। तो भाई बनेगा कैसे, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 6 है, और कहता है नियम कि 2 उसके बाद 8 होना चाहिए नेक्स्ट जो कॉलम होता है। तब ये 8 कब होगा, जब इसमें हम 2 किसी से दे देंगे। तो जितना लिया ना, जितना ये लिया अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए, वही कहलाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन किसी भी तत्व से जितना लेगा वही कहलाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना लिया था भाई, 2 लिया था, उसके पास 2 और 6 था ही। अब जब ये लेता 2 तो क्या होता, 10 हो जाता, और 10 में क्या नियॉन है, ये नियॉन के आर्गन बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, नोबेल गैस बन जाता। तो कितना लिया है इसने, 2, यही कहलाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि सोडियम, सोडियम का होता है Na11। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 8 1। अब देखिए, अब इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिसके पास 1 2 और 3 बाह्यतम सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, दे करके वह अपना ऑक्टेन पूरा करेगा, तो उसको कहते हैं धातु। और जब किसी के पास लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई इसको चाहिए अपना ऑक्टेन पूरा करने। तो जिसके पास 5 6 7 होगा वह सभी क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। और ये जितने भी तत्व है वह अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए
किसी तत्व से उधार लेता है, जो भी लेगा उधार उसे क्या बोलते हैं भाई, ऋणी। क्या बोलते हैं, ऋणी। जो लेगा ऋणदाता कहलाता है। तदाता धातु, ऋणी अधातु हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण का अर्थ ये होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन के बिना काम ही नहीं होगा। तो भाई दहन में देखते होइएगा कि जब तक हवा नहीं मिलता है तब तक तो किसी वस्तु को आप जला नहीं पाइएगा। श्वसन क्रिया में जब तक आप सांस नहीं लेंगे तब तक आपके भोजन का विखंडन नहीं होगा, ठीक है। अब वही है भोजन का पचना में कि जब तक आपको सांस नहीं लीजिएगा तो भोजन का पाचन होगा नहीं। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में ऐसी कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन मिले या ना मिले फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक घोल, एक किसी प्रकार का घोल है जो नीले लिटमस पत्र को कर देता है लाल। एक घोल किसी प्रकार का घोल है जो नीला जो पेपर है ना उसे क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो पूछा है वह घोल का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देख करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, आपको ये याद है या ना है फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 2 है, 9 है, 7 है, 10 है। इसमें 9 क्षारीय है, 10 क्षारीय है, 7 उदासीन है। सबसे भिन्न इसमें क्या है, 2, अर्थात क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह विलयन अम्लीय होगा और उसका पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 होगा। कितना होगा, 2 हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि CnH2n+1, CnH2n+1 निम्न में किसका सामान्य सूत्र है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्कील का, नन। तो एक पढ़े होंगे आप CnH2n+2, एक पढ़े होंगे -2 और एक यहीं तक। तो CnH2n+2 होता है एल्केन का, ठीक है, एल्केन का। उसी प्रकार CnH2n ये होता है और -2 ये होता है एल्कीन का। क्या होता है, एल्कीन का। और CnH2n ये होता है एल्काइन का, ठीक है, एल्कीन सॉरी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। और जब 1 रहेगा और कोई अभिक्रियाशील समूह लग जाता है तो उसको बोलते हैं एल्कील समूह, ठीक है। अगर यहाँ पे CnH2n+1 लास्ट में लगा देंगे OH लगा देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एथेनॉल समूह। क्या बोलेंगे, ऑल समूह, ठीक है, एल्कोहल समूह से कहा जाएगा। तो इस प्रकार CnH2n+1 जो हो गया वह एल्कील समूह का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसमें जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है वह मीथेन है। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो वह मिश्रण, वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो मोमबत्ती भी आप नाम सुनेंगे कि मोमबत्ती को बोलते हैं पेंटाकोसेंट, C25H52 उसका सूत्र होता है। तो मोमबत्ती भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। इनमें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वह फेरस है। क्या है, फेरस, ठीक है। फेरस को बोलते हैं लोहा, ठीक है। लोहा जो है इसमें वह सबसे कम क्रियाशील धातु है। जिंक उससे ज्यादा है, मैग्नीशियम उससे थोड़ा कम है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से कम है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से कम है फेरस। इसका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा Z, उसके बाद ऐसे रहेगा Z के बाद हो जाएगा Mg, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद फेरस, ठीक है। इस प्रकार से का सीरीज बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल, आप बताओ, ओ लगा है ना लास्ट में ऑल, तो क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH लास्ट में जो भी लगेगा उसे क्या बोलते हैं, ऑल समूह। तो पूछा कि एथेनॉल में कौन सा क्रियाशील समूह लगा हुआ है, तो OH, क्योंकि OH का लास्ट का पहचाने क्या होता है, ऑल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, और ये केमिस्ट्री का आखिरी प्रश्न है। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी जो धातु है वह क्या है? आयरन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे भारी धातु है वह आयरन है। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब बायोलॉजी पर चलते हैं। बायोलॉजी का इसमें 16 क्वेश्चन होने वाले हैं और 16 ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, तभी ये वीडियो को आप समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 35 नंबर कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? वेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो चूहा जो होती है ना, चूहा का धड़कन सबसे तेज होती है। क्या होती है? चूहा का धड़कन क्या होती है? सबसे तेज होती है। ठीक है, चूहा एक ऐसी प्राणी है जिसका जो धड़कन है वह सबसे तेज होती है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह न्यूरॉन को कहा जाता है, न्यूरॉन। और इसमें जो नेफ्रॉन आप देख रहे होंगे वह नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, जिसको बोलते हैं ब्रिक। ये जो है ना, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। ब्रिक की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, जबकि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं। और सेरिबेलम और सेरिब्रम ये दोनों जो है ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में पाया जाता है क्या? स्पर्शक। हाइड्रा जो अपना भोजन की उत्पत्ति करते हैं वह स्पर्शक द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करती है? तो वसा पर जो कार्य करने वाली एंजाइम है वह लाइपेज है। कौन सी एंजाइम? लाइपेज। और पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम वह प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। किस पे करते हैं? प्रोटीन पे। नेक्स्ट है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। क्या होती है? फूल का जो अंडाशय है वही क्या होती है? फल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा बीमारी श्वसन से संबंधित, यानी सांस लेने से प्रॉब्लम वाला समस्या है? तो निमोनिया जो रोग है वह श्वसन से संबंधित बीमारी है। चलिए अब नेक्स्ट मात्र 10 क्वेश्चन बच चुका है। आप लोग उम्मीद बना के बने रहिएगा, उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? औसत वजन। ह्यूमन ब्रेन का जो औसत भार है वह कितना होता है? तो लगभग 1.4 kg यानी लगभग 1400 ग्राम होती है। कितना होती है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट है रुधिर चाप को कंट्रोल करती है कौन? तो एड्रीनेलिन। एड्रीनल ग्रंथि जो है वह ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा कि मुख गुहा में जो आहार का पचने वाला भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होती है? आहार नाल में होती है, जबकि प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल ये सब अमाशय और छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सी है? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग किसे कहता है? अगर जो ना हो फिर भी उससे काम चल जाए। तो अपेंडिक्स एक ऐसी रचना है जो मानव के लिए जरूरी नहीं होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग कहा गया है। नेक्स्ट है पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? पीत रस जो है वह कहाँ से स्रावित होती है? तो अगर ऑप्शन आता है यहाँ पे पित्ताशय, तो कितने लोग डायरेक्ट मानते हैं पित्ताशय, लेकिन नहीं। पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित होती है, जबकि पित्ताशय में जाके जमा रहती है। ठीक है, पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित होकर के पित्ताशय में जाकर जमा हो जाती है। जबकि यहाँ पर जो लिखा है अमाशय, तो अमाशय जो HCl अम्ल का होता स्राव, अमाशय से HCl अम्ल का स्राव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न कि मानव में WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाणु, श्वेत रक्त कणिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो या तो इसका 2 से 4 दिन होता है या 12 से लेकर 20 दिन होती है। इसको ध्यान रखना है, 2 से 4 दिन या 12 से 20 दिन। जबकि RBC का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन, कितना? 20 से लेकर 120 दिन तक का होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया आपसे कि WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से लेकर
बेचते। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो पौधे जो है वह अपने भोजन को स्टार्च अथवा मंड के रूप में स्टोर करके रखती है। किस रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। कितना होता है? 23। और मादा युग्मक में कितना होता है? 23। दोनों मिला के 23 क्या हो जाएगा? 46 अथवा 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी। और जब पूछेगा केवल नर में तो 23 संख्या में, ठीक है, और मादा में भी 23। नेक्स्ट है, जीवाणु को क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु को अपघटक कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु को अपघटक, पेड़ पौधे को उत्पादक और उपभोक्ता मनुष्य को कहा जाता है। उपभोक्ता मनुष्य, उत्पादक पेड़ पौधा, जबकि अपघटक जो है वह जीवाणु को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? तो अंडाणु जो है वह फैलोपियन नलिका में निषेचित हो जाती है और उसके बाद क्या होती है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिएगा, और चाहते हैं कि इसका PDF मिले तो वीडियो में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से वीडियो के PDF भी ले सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 86 76 99 48 73। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।